शेनिंगी ने कहा था कि उसे वो लोग पसंद नहीं जो खुद को अपर क्लास समझते हैं, तो मैंने कभी उसे अपनी पहचान नहीं बताई। पर जब एक बड़े ब्रांड ने उसे हायर किया तो पापाराजी ने उसे एक अनजान आदमी के साथ लग्जरी कार में फोटोग्राफ कर लिया और उसने ये रिश्ता खुद मान भी लिया। हम अभी वापस आएंगे। मैंने अपने फोन पे न्यूज देखा और शेनिंगी के भेजे हुए ब्रेकअप मैसेजेस। डॉक्टर लैंग शाओ ने सेक्रेटरी से कहा, आज से शेनिंगी पे मेरा पूरा कंट्रोल खत्म। उन डायरेक्टर से बात करो, अब से उन्हें मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं। एक्टर चूज करना नॉर्मल बात है। उन्हें जी सर, मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करें। क्या शेनिंगी वही नहीं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गंदे रूल्स से सबसे ज्यादा नफरत करता है? पर वो रूल्स का क्रिएटर तो मैं हूँ। पहले मैं उसके लिए ये सब चीजें रोकता था, पर अब कोई जरूरत नहीं। नन साहिब, एक और बात है, एबल की तरफ से फिर एक इन्विटेशन आया है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की सिंसियर गुजारिश है। मैंने सोचा था शेनिंगी वहाँ होगा और मैं नहीं चाहता था कि वो जाने मैं वो गंदा एंटरटेनमेंट सर्कल का बंदा हूँ उसकी नजर में, इसलिए बार बार मना करता रहा। वेदोंग ग्रुप के चेयरमैन, जो हमारे ओल्ड मैन हैं, उन्होंने काफी बार कॉल किया। इस वक्त मैं खोया हुआ था। शेनिंगी पे बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेज और टाइम बर्बाद किया। एबल को रिप्लाई दो, कह दो मैं आऊंगा। जी साहिब, चलते हैं। अगला दिन मैं हान वी बई के दरवाजे पे सिक्योरिटी के पास अभी आया ही था कि अचानक पहाड़ और समुद्र जैसी चीख की आवाज निकली। मैंने मुड़ा और सामने देखा शेनिंगी एक आदमी का हाथ पकड़े एक लाल फरारी से बाहर निकल रहा था। आसपास के मीडिया और फैंस को हेलो किया। बई सी ने नेचुरली उस आदमी की बाह पकड़ ली, एक चिड़िया की तरह, पर एक एलिगेंट फीलिंग थी। पर जब उसने मुझे देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में फ्रीज हो गई। मैंने उसे नहीं देखा, मुड़ के होटल लॉबी में चला गया। जब मैं अपनी सीट ढूंढ रहा था, शेनिंगी का बॉयफ्रेंड पता नहीं कहां से एक कार्ड फेंका मेरे हाथ में। ये लो 1 लाख रुपए, निकल जाओ यहाँ से, आगे कभी मुझे दिखना मत, वरना ऐसी कीमत चुकाओगे। कीमत? तुम मुझसे क्या कीमत चुकवा लोगे? पता नहीं तूने नानशी एंटरटेनमेंट का नाम सुना है या नहीं, बता देता हूँ। मैं अभी उनके साथ साइन करने वाला हूँ। शेनिंगी से सुना है तो सिर्फ एक छोटा सा साइट है। मैं कह रहा हूँ वो तो एक बात की बात है, नानशी एंटरटेनमेंट। मैं हंसते हंसते रुक गया। ये मेरी कंपनी की बात कर रहा था। मैं कब साइन करने वाला था? मैंने रैंडमली फोन निकाला, सेक्रेटरी को कॉल किया। हमारे रीसेंट साइन करने वाले लोग में कोई ऐसा बंदा है? बात करते वक्त रियलाइज किया मैंने इस आदमी का नाम भी नहीं पूछा। उसने देखा, तेरा नाम क्या है? तुम मुझे नहीं जानता। मैंने उसकी बकवास और सुनना चाहा ही नहीं। ये शेनिंगी का बॉयफ्रेंड था। समझ गया, ये वेदोंग है। फिक्र मत कर नान भाई, मैंने पहले ही उसका नाम साइनिंग लिस्ट से हटा दिया है और दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनीज को भी बोल दिया है। वो अब वेदोंग के साथ साइन नहीं करेंगी। ठीक है, समझ गया। मैंने अभी फोन रखा ही था कि पीछे से शेनिंगी की आवाज आई। नन, ये नहीं सोचा था तुम इतने कमजोर हो, एक छोटे बच्चे पे ऐसा ट्रिक। मैंने फोन पे बात करते वक्त जानबूझ के आवाज धीमी नहीं की थी, तो शेनिंगी ने सब सुन लिया। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? अगर पैसा चाहिए तो फोन पे बोलो, दे दूंगा। शेनिंगी, क्या तुम खुद को इतना सीरियस ले सकती हो? मैं यहाँ इन्विटेशन मिले होने की वजह से आया हूँ, बस इतना सिंपल है। ये कोई सब्जी मंडी समझ रखी है क्या? जो चाहेगा आ जाएगा। दरवाजे पे सिक्योरिटी को पैसा नहीं लाया था क्या? वेदोंग ने एक वेटर को बुलाया और कहा, ये बंदे को इनवाइट नहीं किया हान दी बई ने, बस ऐसे आ गया। करो कुछ। साहिब, हम सब शिमाई ब्रांच से हैं, ऐसा नहीं होता। जरूर कोई गलती है, बस करो नन। ये पता नहीं कैसे अंदर आए, पर क्या तुम्हें पता है यहाँ की हर सीट पे नाम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, तेरी कोई सीट नहीं है। मैं कुछ नहीं भी कहूंगी तो भी ऑर्गेनाइजर तुझे बाहर कर देगा। मैं कह रही हूँ, जल्दी निकल जा। दादा, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? वेदोंग फिर आसपास के लोगों को चीखा, सब आओ देखो, एक कुत्ता यहाँ घुसाया। लोगों के कान कुत्ता वर्ड पे बहुत सेंसिटिव हो गए। जैसे ही ये सुना, सबने घेरा बना लिया। मैं एक पल में अटेंशन का सेंटर बन गया। शेनिंगी का चेहरा भी थोड़ा फीका पड़ गया, पर उसे मेरी फिक्र नहीं थी। वो डर रही थी कि मैं हमारा रिश्ता ना बता दूं और उसे एम्बैरेसमेंट ना हो। तो उसने आसपास वालों से बहुत जेनरोसिटी से कहा, सुनो सब लोग, ये सिर्फ एक फैन है जो मुझसे थोड़ा ज्यादा पैशनेट है। प्लीज इसे तकलीफ मत दो, बस बाहर जाने दो। फिर मुझे घूर के देखा, नानी चले जाओ, अगर बात बढ़ गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या मेंस ग्रुप का प्रेसिडेंट का नाम मेल लीड नहीं है? ये अल्फाज जैसे भीड़ में एक भारी बम फट गया हो। शेनिंगी और वेदोंग दोनों ने इस पल मुझे एक अनबिलीवेबल नजर से देखा। कुछ ठीक नहीं लगता। सुना है नान प्रेसिडेंट इन दिनों ऐसी इवेंट्स में रेयरली आते हैं। पेपराजी भी उनका ठिकाना नहीं जानते। यहाँ नहीं होने चाहिए। यहाँ की सीट सब रिक्वेस्ट के हिसाब से है। देखो, कोई रेयर सीट है क्या? क्या तुम नहीं जानते वो नकली तो नहीं? जैसे ही आखिरी शख्स बोला, सब एक पल में बहुत एनर्जेटिक हो गए। फ्रैंटिकली हॉल में ढूंढने लगे, हर सीट उलट पुलट कर दी, फिर भी मेरी सीट नहीं मिली। तब चैन आई, खासकर शेनिंगी
आंखों में डर और कंफ्यूजन पूरी तरह गई और सिर्फ इंडिफरेंस बाकी रही। मैंने कहा था, नान साहब के आसपास बॉडीगार्ड्स नहीं होते क्या? खासकर नान साहब का सेक्रेटरी, वो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है। बाहर जाते वक्त उन्हें नहीं ले जाते, ये इम्पॉसिबल है। लगता था सबने कंफर्म कर लिया मैं नान सिस ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो मैं एक ऐसा बदनसीब बन गया जिसको भरी महफिल में जलील किया जाए। सिक्योरिटी, इस बेकार आदमी को बाहर निकालो। चुप। उस पल एक मिडिल एज्ड आदमी सूट में सीधा दूसरी मंजिल से नीचे आया। जैसे ही सबने उसे सीढ़ियों पे खड़े देखा, सबने एक साथ सांस ली। उंगलियों से आवाज निकलने लगी। सिर्फ वो आदमी जो मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ा था, उस मिडिल एज्ड आदमी की तरफ नहीं गया। वो सीढ़ियों से उतरा। शेन सिंगी जल्दी से आगे दौड़ के गई। अंकल हुआंग, ग्राउंड फ्लोर वाले शोर से जगाया गया। ये आदमी और कोई नहीं था, एबल के एशिया रीजन के चीफ ऑफ स्टाफ शेन सिंगी के अभी के डैडी हुआंग बाइंग। मैं नान साहब को लेने आया हूँ। अब यहाँ अंकल हुआंग मत बुलाओ, मिस्टर हुआंग कहना ज्यादा ठीक है। हुआंग वैन मेरे सामने आया और इज्जत से मेरे सामने सर झुकाया। माफी चाहता हूँ नान साहब, मैंने ठीक से नहीं सोचा और आपको यहाँ तकलीफ होने दी। हुआंग वेन की अचानक की रिएक्शन से यहाँ के सब लोग स्टोन की तरह खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद वाइडोंग होश में आया और जल्दी से आगे आ गया। मिस्टर हुआंग, क्या आप गलत समझे? ये तो सिर्फ एक आम इंसान है। मिस्टर हुआंग ने उसे पप्पड़ जड़ दिया। शर्म नहीं आती बेवकूफ लड़के? तुम नान साहब की पहचान अंदाजे भी नहीं लगा सकते हो। हुआंग वेन ने इनविटेशन जेस्चर किया। इज्जत से बोला, नान साहब आपकी सीट दूसरी मंजिल पे है। मैंने पहले से एक टेबल वाइन और ड्रिंक्स अरेंज की है। बात करते करते खाना खाएं। ठीक है। मैं वाइडोंग और शेन सिंगी के बीच से चला गया। ये सेक्रेटरी है, शेन सान लाइची। हेलो नान साहब, मैंने शेन सिंगी और वाइडोंग की सारी बिजनेस एक्टिविटीज रोक दी हैं। उन डायरेक्टर्स का भी काम हो गया। कुछ और ऐड करना है? जो वो करती थी मुझे उस पे हमेशा इत्मीनान रहता था। मैंने डॉक्यूमेंट्स एक बार देखे और वापस दे दिए। जो लोग पहली मंजिल पे थे उन्हें इन्वेस्टिगेट करो, फिर प्रोसेस देखो। सेक्रेटरी ने ठंडे अंदाज में सर हिलाया। जैसे ही मैं ऊपर फ्लोर पे पहुंचा, नीचे एक पल में आग सी लग गई। सब हैरान, मेरी पहचान सच में सच थी। वाइडोंग को तो जैसे 440 वॉट का झटका लग गया हो। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, पर अब कोई फायदा नहीं। तभी शेन सिंगी का फोन बज गया। एक पल में कॉल आई। मैनेजर की गुस्से भरी आवाज तुरंत कान में आई। शेन सिंगी, तूने किसे ऑफेंड किया? कुछ डायरेक्टर्स जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अचानक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों? स्पोक्स पर्सन ने भी कॉल करके कैंसिल कर दिया। तूने क्या किया है? मैनेजर की बातें सुन के शेन सिंगी को एहसास हुआ। फिर फ्रैंटिकली दूसरी मंजिल की तरफ देखा। शेन सिंगी, सुन, मुझे परवाह नहीं तूने किसे ऑफेंड किया। अभी जा और उससे माफी मांग। कोई रास्ता निकाल, उसे मना, वरना तुझे सील कर दूंगा। कॉल कट हो गई। शेन सिंगी पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। जब से मुझसे मिला था उसकी एक्टिंग बहुत स्मूथ चल रही थी। मैनेजर उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। अब हवा पलट गई। वो पूरी तरह सुन्न हो गई। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ही वाइडोंग और पहली मंजिल के वो सबके फोन्स बजने लगे। जब उन्होंने एक एक करके फोन उठाया, चेहरा एक पल में बहुत बुरा हो गया। ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे भयंकर कॉल्स थीं। जब वाइडोंग ने फोन रखा, इस पल उसकी आंखों में बस निराशा ही रह गई थी। उसने सोचा नहीं था कुछ वीडियोस एक साथ फ्रीज हुए। वो क्रू जो अभी ज्वाइन करने वाला था, उसने भी मैसेज किया, आने की जरूरत नहीं। और इससे भी ज्यादा मारने वाली बात, मेल ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह टूट गया। ये उसकी एंटरटेनमेंट करियर की मौत थी। अब से वो इस सर्कल का हिस्सा नहीं रहा। और उस वक्त मैं पहले से हुआंग वेन के साथ वीआईपी रूम में आ चुका था। यहाँ सच में एक बैंक्वेट टेबल थी, पर जो चीज मुझे हैरान कर गई, बैंक्वेट सीट पे एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था। मैं दरवाजे से निकला। पापा, आप मालदीव्स में नहीं थे? अचानक वापस क्यों आए? ओए तू छोटा शैतान, अगर मैं और नहीं आता, ग्रुप तेरे हाथ में खत्म हो जाता। पापा ने बोर होकर हाथ हिलाया, मुझे अपने पास बिठाया। हुआंग वेन और सेक्रेटरी दोनों एक तरफ खड़े रहे। बाप बेटे की बात में हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी। तेरी कहानी सुन ली मैंने। एक औरत की वजह से ग्रुप पे असर, ये तुझसे नहीं होना चाहिए था। और ऊपर से वो तुझे बाहर निकाले। ये अगर बाहर फैला, पता है हमारे ग्रुप को कितना नुकसान होगा? पता है। मैं पहले से कोई रास्ता सोच रहा हूँ। कुछ तो करूं बराबर। सिर्फ बराबर करने से क्या होगा? सुनो, मैं वापस आया हूँ तेरे लिए एक बड़ा मसला सुलझाने, ताकि कोई तुझे मोहब्बत से इस्तेमाल न करे। नहीं, मैं नान ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कोई सीधा साधा बंदा नहीं। तभी स्क्रीन के पीछे से एक तेज आवाज आई। नानी, अगर मैं होती, क्या आप सेटिस्फाई होते? ये आवाज सुन के मैं जैसे अंदर से एक झटका लग गया, लगभग थरथरा गया। वो जानी पहचानी आवाज लियू रुवेई थी। अगर कहा जाए बचपन से जिससे मैं डरता था, तो वो पहले नंबर पे होगी। लियू फैमिली का ग्रुप हमारे नान फैमिली के ग्रुप से काफी क्लोज था और मैं उसकी बचपन की दोस्त। पर वो बचपन से ही जंगली थी, मुझसे भी ज्यादा पागल जब खेलती थी। तो बाद में अंकल लियू ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। नहीं सोचा था वो वापस आई। जैसे आवाज खत्म हुई, लियू रुवेई सच में स्क्रीन के पीछे से निकली। मुझे देख के हैरान हो गया। मेरी यादें अभी भी उसी काली पतली वाली में थी, जो 2 चोटियां गूंथ के मुझे जमीन पे दबोच लेती थी। पर कुछ सालों बाद देखा, वो एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। मैं सबकॉन्शियसली उसे घूरता रहा,
उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया। वो दौड़ के मेरे पापा के पास गई। अंकल नान, लगता है नानी आपकी बात नहीं सुन रहे। हिम्मत तो देखो। पापा ने ये सुन के टेबल पे जोर से मारा। ल्यू रुवेई ने जल्दी से उनकी सीने पे हाथ फेरा। अरे अरे। फिर उसने मुझे कहा, नानी देखा ना, अंकल नान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। ये बुढ़ा आदमी मेरे सामने ड्रामा कर रहा था। मुझे सच्ची में सरदर्द दे रहा था। कोई चारा नहीं था। वक्ती तौर पे मान लिया। एबल का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला था जब मैं सेक्रेटरी और ल्यू रुवेई के साथ वीआईपी रूम से बाहर निकला। बाहर लोगों का समुंदर था। जैसे वेई डोंग ने मुझे बाहर आते देखा, तुरंत आगे आया और जमीन पे घुटने टेक दिए। हाथ से मेरी जान पकड़ना चाहता था, पर सेक्रेटरी वोंग ने अकेले रोक लिया। नान साहब, प्लीज मुझे एक मौका दो। मुझे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा था। आगे जो आप कहें वो करूंगा। मैंने नीचे देखा। एक मुस्कुराहट आ गई अचानक से। स्टूडेंट डॉग कहा, सुन वेई डोंग, उसने नहीं सोचा था मैं ऐसा बोल दूंगा। मैं पहले ही गुजर गया। जब तक वो रिएक्ट किया, वो मेरा चेहरा भी नहीं देख सका। तुरंत जमीन पे रेंगने लगा। एक जबरदस्त आवाज। पूरे सीन के सब लोगों ने हैरान होकर देखा। बुरा नहीं, कुत्ता सीख गया, पर मेरे पास पहले से कुत्ता है। मैंने एक स्मग मुस्कुराहट दिखाई, मुड़ा, नीचे देखा। वेई डोंग जमीन पे लटक रहा था। आसपास के काउंटलेस कैमराज उसकी तस्वीरें ले रहे थे। आखिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ऑफिशियल डेजिग्नेटेड फोटोग्राफर तो था ही, उन्हें प्रोडक्ट शूट करने का वक्त नहीं मिला। ये इतना शॉकिंग सीन था। इस न्यूज की कीमत एबल के प्रोडक्ट न्यूज से कम नहीं थी। मैं सीढ़ियों से नीचे आया। शन सिंह यी ने मुझे रोक लिया। उसकी आंखें बहुत लाल थीं। जाहिर था अभी अभी रोई थी। पहले ऐसे होता, उसे ऐसे देखता तो पत्ता दिल दर्द करता, पर अब मैं अंदर से बिल्कुल शांत था। सीधा कह दूं, कुछ महसूस नहीं हो रहा अब मुझे। नानी, तूने ये मेरे साथ क्यों किया? उसने मुझे छोड़ दिया था, पर अब मुझसे पूछ रही है मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मैं अब और उलझना नहीं चाहता था। सेक्रेटरी वांग को हाथ से रोका। फिर मैं पहली मंजिल के बीच वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शन सिंह ही अभी भी चिल्लाती रही। पूरे क्राउड के सामने हमारे बीच की बातें भी निकलने लगी। अब इस फ्लोर के सब लोग जानते थे, नानशी के प्रेसिडेंट ने 5 साल के लिए फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, एक आम फ्लावर के लिए। इस न्यूज का असर पॉपुलर वेई डोंग की न्यूज से कम नहीं था। मैंने मुड़कर शन सिंह यी को देखा। आखिरी थोड़ी सी तरस भी महसूस नहीं की। अब वो पूरी तरह वो नहीं रही जो मुझसे पहले मिलती थी। मुझे शक होने लगा, जो मुझसे इतने सालों तक साथ रही, क्या ये वही है? पर वो अभी भी चिल्ला रही थी। उसने सब कुछ मेरे लिए किया है। इस पल ल्यू रोहवे ने शन सिंह यी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। पूरे वेन्यू में एक बड़ी आवाज गूंजी, नान यी मेरा मंगेतर है। पिछले 5 सालों से हमेशा मेरा मंगेतर रहा है। तुम कहाँ से आई हो पता नहीं, पर अगर तुमने मेरे मंगेतर की बुराई करी तो मैं तुम पे मुकदमा कर सकती हूँ। ल्यू रोहवे की डोमिनेटिंग स्पिरिट ने पूरे सीन के सब लोगों को, मुझे भी हिला दिया। अगर अभी थोड़ी देर पहले कुछ शक था तो अब 100% श्योर था, वही ल्यू रोहवे है जो मुझे जमीन पे दबोच लेती थी। शन सिंह यी का आधा चेहरा एक पल में लाल हो गया। लेकिन असली मजा तो एपिसोड 2 में शुरू होगा, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब लोग सब्सक्राइब कर लो।